बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम क्रिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, कुछ इश्यूज़ इस तरह के होते हैं जो इश्यूज़ तो वो होते हैं लेकिन बहुत ही दर्दनाक और कर्बनाक होते हैं। किसी के जब नौज़ायदा बच्चे को उधर 2-4 घंटे या 2 दिन पैदा हुए हों और खुशियाँ ददयाल और ननिहाल में मनाई जा रही हों और मिठाइयाँ तकसीम हो रही हों, किसी के घर 7 साल बाद औलाद हुई हो, किसी के घर 4 साल बाद और किसी के घर 12 साल बाद, तो कुछ इस तरह का हादसा पेश आ जाए कि इमरजेंसी या जहाँ पे इंक्यूबेटर लगे होते हैं और बच्चों की नर्सरी होती है वहाँ आग लग जाए और ताले भी लगे हों। उन वालिदैन की बेबसी, वो मनाज़र, मैं ज़ाती तौर पे इन मनाज़र को देख के और उन माओं की गुफ्तगू सुन के मैं बाकायदा मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे। जब माँ कह रही थी कि मेरा बच्चा मुझे दिखा दो, मेरा बच्चा डीएनए करा के मेरे हस्बैंड का मुझे वापस कर दो, तो अगर माँ की ये फरियाद है तो मेरे ख्याल में इस फरियाद को सुना जाना चाहिए, ना कि उनको झटक कर एक साइड पे कर दिया जाए। पता तो ये चला है, मेरे इल्म में तो ये आया है कि वहाँ जो नए सेक्रेटरी हैं उन्होंने वहाँ पे कैंप लगा लिया है और इन्हीं मकासद के लिए वो काम वहाँ बैठ के करेंगे। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जब इस तरह का दर्दनाक वाक़या होता है, इस तरह के वाक़यात को सिर्फ इंक्वायरी रख के 4 बंदे सस्पेंड करके तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके बाद इसके ऊपर कुछ इस तरह के अमल दरामद होना चाहिए कवानीन के ऊपर कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धरना जारी है जमात इस्लामी का और पेट्रोल है कि वो एक जगह पे रुक नहीं रहा, वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्या है, ये मनाजर क्या है? क्या जमात इस्लामी के धरने को पेट्रोल सस्ता करने का क्रेडिट ना देने की कसम खा ली हुकूमत ने? इसके पीछे क्या अज़ाइम हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरा एक इशू ऐसा है कि जिस पूरी दुनिया के अमन आमा के लिए जनाब हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान तशरीफ़ ले गए और अमन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम गेन हासिल करने के बिल्कुल करीब हैं और मुआहदे तकरीबन आलमोस्ट हो चुके हैं। और इस अमन को हमने 12 रबीउल अव्वल पे देखा। यमन में भी 12 रबीउल अव्वल बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया। हमने फ़लस्तीन में भी देखा, आमद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस पे आज इन मामलात पे बात करेंगे और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मेरे मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल सैफ कुरैशी साहब NDF के चेयरमैन हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। कर्नल साहब, पहले तो हम बात कर लें, ये जो पिम्स वाला वाक़या हुआ है, इसमें फिगर तो 14-15 बच्चों का आ रहा है, लेकिन बच्चे वहाँ ज़्यादा मौजूद थे। अब ज़ाहिर है हमने तो वो सरकारी फिगर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हॉस्पिटल की, उसको हमने अहमियत देनी है और इतने पेरेंट्स भी सामने नहीं आए कि हम नंबर्स को बढ़ा सकें। तो लिहाजा ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, नंबर 1 हो या 15 हो, एक बच्चे की जो दुनिया से जाना, नौज़ायदा बच्चे का, ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो मुझे बताइए कि इस तरह का वाक़या होना और अभी इंक्वायरी वहाँ पे होगी, ताले लगे होना, डॉक्टर्स का मौजूद ना होना, ये इंतज़ामिया की कितनी बड़ी गफलत इसको आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं अर्ज़ करूं कि ये इतने सदमे और शौक वाली ख़बर है कि पाकिस्तान में जिसने भी सुनी वो अपने आंसू नहीं रोक सका। अफसोस इस बात पे होता है कि जिसका काम है उससे वो काम लिया नहीं जाता। डॉक्टर साहबान तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। हर एक का दिल तो चाहता है कि उसको अथॉरिटी मिले, MS हो जाए और MS होते हुए एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक भी अपने पास रखे, मगर उन बेचारों के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो एक मरीज़ देख सकें इन टाइम। मरीज़ सुबह से शाम तक कई कई घंटे बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। सर्जरी कई कई महीनों की डेट मिलती है
बेशक उसके दौरान ही फौतगी हो जाए। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल की कहानी है। ठीक। ना सिर्फ ये हेल्थ के महकमे की कहानी नहीं है, ये हर महकमे की कहानी है। मैं तो पिछले कई साल से बार बार अपने दोस्तों को याद दहानी करता आया हूँ जो कि डिसीजन मेकर हैं कि चीज़ें इस्लाह मांगती हैं, अवाम पनाह मांगते हैं। दोनों को कान ध्यान से करके सुनिए, इस्लाह भी कीजिए और लोगों को रिलीफ भी दीजिए। मैं ये वाकया कितना दुख की बात है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जिसके नीचे ये हॉस्पिटल आता है, और दीगर लोगों ने 7 साल से उनको मतवातर सरकारी लेटर लिखे जा रहे हैं कि आपके पास आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट की कमी है। आपके लोग इक्विपमेंट नहीं, ये भी मैं एक चीज़ बताता जाऊँ। आप एक सिलेंडर आग को बुझाने वाला दीवार पे लटका देते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिलेंडर इस्तेमाल करने की तरबियत भी किसी ने कभी दी हो किसी को। आग बुझाने की जो तरबियत है, मैं ये पूछना चाहूँगा किस स्कूल में, किस कॉलेज में और किस गवर्नेंस में और किस महकमे में इन लोगों की, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो वक्त पे मिनटों सेकंडों में आग बुझाएं उससे उस फायर एक्सटिंग्विशर, एक बंदे की तरबियत नहीं सारे पाकिस्तान में। हमने आंखें बंद क्यों की हुई हैं? आया हम जानते नहीं हैं? हो सकता है कि हम ना जानते हो सकता है हमारा इल्म ना हो सकता है हमारा तजर्बा ना हो सकता है हम सारे दिन रात सियासत खेलने में लग गए हो सकता है हम अडियाले के बाहर बैठाने और उठाने के चक्कर में ही पाकिस्तान को रोजाना नीचे खींच के लेके जा रहे हैं। मगर ये मैं किधर हजम करूं और कैसे इग्नोर करूं कि ये जब वाकया एक नहीं मतवातर वाकयात हो रहे हैं तो उसके बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। मैं इधर याद कराना चाहूँगा, इससे पहले पाकपटन के हॉस्पिटल में 20 नवाजिदा बच्चे जल गए थे। 20। ठीक। ये जून और जुलाई की बात है, इस साल की बहुत पुरानी बात नहीं है, महीना 1.5 महीना पहले। चीफ मिनिस्टर मरियम बेटी ज़ाते खुद गई पाकपटन। ठीक। उन्होंने जाके ऑन द स्पॉट लोगों की गिरफ्तारी का और सस्पेंशन का दोनों ऑर्डर दिए। ऐसा ही है। गिरफ्तार किराया, मगर शायद ये उनके इल्म में नहीं होगा। मैं आज अर्ज करता चलूँ कि इस मुल्क में किसी गवर्नेंस में कई सालों से इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। ऑर्डर दिए जाते हैं, वक्ती तौर पे ब्यूरोक्रेसी अमल कर देती है आपको आपके ऑर्डर पे सब अच्छा करने के लिए। महीना 1.5 नहीं गुजरता, वो लोग वापस रिलीज हो जाते हैं और अपनी जगहों पे फिर किसी और जगह पोस्ट हो। ये तमाम डिपार्टमेंट्स का ये एक कोई मैं अर्ज करता चलूँ, मैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन था, बुलाया करता था मैं हर मिनिस्ट्री से। रोज़ाना मेरे पास एक आध प्रेजेंटेशन होती थी, हम तैयारी के बाद बुलाते थे, हमारे लोग भी बैठ जाते थे सामने, वो भी आ गए। मैं ये सवाल हर फेडरल सेक्रेटरी से, हर डिपार्टमेंट के हेड से और आज से मैं हर सियासतदान से भी पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने बंदे रिश्वत पे, नलायकी पे, बेईमानी पे, काम ना करने पे, कितने बंदे जो आपने सस्पेंड किए, नौकरी से निकाले और उनको अगर कोई गबन बढ़ा था तो उनके केसेस में उनको सजा दिलवाई। ठीक। एक नाम बता दे कोई फेडरल सेक्रेटरी नहीं जो मतलब कोई केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ। जी मैं वही कह रहा, कन्विक्शन। ठीक। वही मंतकी अंजाम तक, मंतकी अंजाम तक कितने 100 में से 5 केस भी नहीं पहुंचते। बिल्कुल ऐसा। आज ही मैं चैलेंज करता हूं, निकालिए, नैब का रिकॉर्ड निकाल लें, FIR का निकाल लें, एंटी करप्शन निकाल लें, पुलिस निकाल लें, खुदा का खौफ करें।
अगर 95% केसेस ने रास्ते में दे लिया के रिश्वत प्रमोट करके निकल जाना है, तो फिर ये बेचारे सियासतदान हर रोज टारगेट हो रहे होते हैं। तो अब भी होंगे, जाहिर है आगे भी ऐसे होते रहेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को बददुआ देनी हो ना या सजा देनी हो तो उसको सियासत में ले, उसको सियासत में ले जाओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, नाज़रीन सवाल लेके तो मैं कर्नल साहब की तरफ जाऊँगा। आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो कुछ ही महीनों के अंदर अंदर एक सानिया साहिवाल हुआ, वहाँ पे एक गाड़ी में ट्रैवल करते हुए लोगों को मार दिया गया, और फिर जिस तरह से उसको मेकअप करके उन चीज़ों को ख़त्म किया गया। मारने वाले आज भी अपनी सर्विस पे मौजूद हैं, और एक ख़ानदान तबाह हो गया, बच्चे यतीम हो गए और लावारिस पेट्रोल पंप पे बच्चे। तो लेकिन हुक्मरानों को ये नहीं इल्म होता, उस वक्त तो वो अपनी ताकत के नशे में होते हैं, उनको ये इल्म ही नहीं होता कि इसकी जो आवाज़ है वो 7वें आसमान तक गई है और ये बद्दुआ हमें ले डूबेगी। अब वो माएँ जो पिम्स के बाहर अपने बच्चों को याद कर करके जिस तरह से उनकी आहो बुका, चीखो पुकार और उनके मगमूम चेहरे मुझे नजर आए हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप इक़दामात किसी ने ना किए, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो जो इसमें कसूरवार हैं, तो ये अर्श तक उनकी बद्दुआ जाएगी और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया में शायद आप इंक्वायरी से बच जाएं, दीगर मामला से बच जाएं। तो कर्नल साहब, ये जो मकाफात अमल है, जो ऊपर एक मंजर है, तो उसको क्यों नहीं हम समझते, क्योंकि जवाबदेह क्यों नहीं है हम? जवाब भाई, मैं अर्ज करूं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मैंने बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े शहजोर गिरते हुए देखे हैं, फिर कोई पूछने वाला अभी नहीं होता। हजारों लाखों लोग रोज आपको मीडिया पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, आपके आसपास खुशामद कर रहे होते हैं अपना काम निकालने के लिए, और जो ही देखते हैं कि आपका ग्राफ नीचे गया है, फिर आप जब मुड़ के देखते हैं तो पीछे बंदा भी कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सारी टॉप लीडरशिप को पता है कि खुद गर्जी किस हद तक सराइत कर गई हुई है। लालच, बेईमानी, नलायकी और मैं आखिर पे कहूँगा बदमाशी, सबको इकट्ठा करके हमें कौम बनना पड़ेगा, पाकिस्तान बचाना पड़ेगा। ठीक, हम बहुत दूर जा चुके हैं, चीज़ें बहुत ख़राब से ख़राब हो चुकी हैं। मैं ये पिम्स का एक वाक़या सुनाता जाऊँ, बहुत अप्रोप्रिएट है। जब मैं चेयरमैन था प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन में, तो मुझे आधी रात को खबर मिली अपने स्टाफ से कि पिम्स के हॉस्पिटल में एक जवान बच्ची जो कि आईसीयू में थी और बेहोश थी, उसके साथ अमले के एक फर्द ने ज्यादती की है, माय गॉड, बेहोश के साथ। और जब वो बच्ची को होश आई है तो उसने चीखें मार के अपने वालिदैन को बताया। और उस सारे मामले का डार्क पहलू ये था कि बंदे को भगा दिया गया है, स्वीपर था उधर वार्ड का, उसको भगा दिया गया है, वो कहीं हरिपुर कहीं दूर पर अपने गांव में खिसक गया है, और जो अमला है बाकी उधर का वो उसको कवर कर रहा है, उस वाक़े को, उस बदमाशी को छुपा रहा है। बहरहाल जैसा मैं हूँ, मैं किसी से जब इस किस्म का वाक़या कोई होता तो फिर मैं किसी को पूछता या बताता या वक़्त ज़ाया नहीं करता। मैंने अपनी टीम ली और छापा मार दिया। छापा मारा, जो उसके वालिदैन थे, वालदा भी वालिद भी, उनको दाएं बाएं किया गया। मैं उनको कहूँ मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने की, मेरे टेलीफोन पे टेलीफोन एक से एक हाई ऑफिशियल के आ रहे हैं कि भी ये आपका काम नहीं, आप किधर चले गए। मैंने कहा मैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन हूँ, अगर ये मेरा काम नहीं तो फिर ये किसका काम है। बहरहाल मैं बाज नहीं आया।
मैंने अपनी टीम भेजी हरिपुर उसके गांव में, उसी वक्त रात को हमने सुबह सहर होने से पहले बंदा पकड़ के उधर लिया। अच्छा, FIR पुलिस थाना, ये महकमा, डॉक्टर साहब, इंचार्ज साहब, MS साहब बाद में देखेंगे। उस बच्ची के जो कपड़े थे, जिनके जो के एविडेंस थी उसकी, उन कपड़ों में एविडेंस थी सारे वाक़े की, वो गायब किए गए। अच्छा, वो ज़ाहरा हॉस्पिटल का एक स्टंट होता है, उन्होंने बड़ा तरीकाकार उनको उसको पता था कि उनको कि ये जब मेडिकल होना है तो उसमें ये पकड़े जाने हैं, सीमेंस वगैरह आने। मैं खुद उधर वार्ड पे बैठ गया, बच्ची को मैंने इत्मीनान में लेके उसका इंटरव्यू किया। जब मैं यकीन हो गया कि ये वाक़या हुआ, उसके बाद मैंने बैठ गया, मैंने कपड़े निकाल लिए। फिर हमने अच्छा सख्ती करके निकाल लिए, कपड़े भी निकाल लिए, एविडेंस भी निकाल ली, बंदा भी पकड़ लिया। सुबह का दिन चढ़ गया, फिर कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं। बहरहाल बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए वो वाक़या था 2016 का और उसको आज हो गए हैं 10 साल। पिम्स में जब ये वाक़या दोबारा हो रहा है, पिम्स में ये वाक़यात होते रहते हैं, बाकी हॉस्पिटल में भी होते रहते हैं। खुदारा उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये डॉक्टर साहबान की बेचारों की जिम्मेदारी नहीं है। आज मैं देख रहा था कि उधर कवर अप करने के लिए कोई राना इमरान साहब था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, वो बट डॉक्टर है, उस बेचारे को बिल्कुल ठीक है, उसको क्यों बीच में रगड़ रहे हो? ठीक है, अच्छा, क्या है? अच्छा, ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा इस पे भी बात कर लें कि इस तमाम वाक़े के बाद अब कोई एक आध दिन ये जनाब इस पे शोर रहेगा और फिर जनाब उसके बाद एक नया वाक़या हो जाएगा, सारा मीडिया का फोकस उस पे चला जाएगा, सोशल मीडिया उस पे चला जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट रिवाज सा हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि जो वाक़या करने वाले लोग होते हैं या जिनकी इंतज़ामी अमूर जिनके पास होते हैं, वो कहते हैं यार 2-4 दिन चुप कर जाओ, एक नया वाक़या थे हो जाएगा तो ए वाक़या पीछे चला जाएगा। तो मुझे बताएं कि ये जो कहते हैं ना कि हादसे से बढ़ के वो सानया हुआ, कोई रुका भी नहीं हादसा देखकर, अब तो ये सिचुएशन पैदा हो गई है कि वो कहते हैं यार होंदा रहंदा, चलो होंदा रहंदा। ये होंदा रहंदा जो है, कुरान में तो कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान की जान पूरी इंसानियत की जान है। तो फिर हम किस मजहब के मानने वाले हैं, किधर जा रहे हैं हम? सर मैं अर्ज करूं, फील्ड मार्शल साहब के होते हुए और शहबाज साहब के वज़ीर आज़म होते हुए मुझे 100% उम्मीद नहीं, यकीन है कि चीज़ें सीधी हो जाएंगी। मैंने शहबाज साहब को बहुत क्लोज कई साल ऑब्ज़र्व किया। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, अल्लाह ताला फील्ड मार्शल और उनकी टीम को भी सेहत दे और इनकी टीम को भी। ये करूँगा एक कर जाएंगे, मगर इनका साथ दे, कौम साथ दे, चीज़ें बेहतर होने दे, रिफॉर्म होने दे, तब्दील होने दे, लोकल बॉडीज तक डेवोल्यूशन होने दे, उधर उनको लेजिस्लेशन करके एम्पावर होने दे। अगर कोई सूबे बनाने पड़ते हैं बना लें, लोगों की तकलीफें, लोगों की चीज़ें उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक सारी चीज़ें बेहतर ना हो जाएं। एक चीज़ मैं और अर्ज करूँ, खाली सूबे बनाने से, ये डेवोल्यूशन करने से कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इधर आपको बंदे ट्रेन करने पड़ेंगे हर काम के लिए। नहीं ऐसा ना हो, और जैसे बुजदार साहब आए थे वो भी कहते थे मैं तो अभी ट्रेनी हूं। तो ये वो एक शख्स आया था हुक्मरान, वो कहता था 90 दिन में करप्शन ख़त्म हो सकती है, और उसका तरीक़ाकार नहीं था इम्प्लीमेंटेशन का, उसकी एग्जीक्यूशन का तरीक़ाकार कोई नहीं था। तो मुझे बताएं कि अब भी सूबे बन जाएंगे, अब क्या जितने सूबे बनेंगे उतने गवर्नर, उतने वज़ीर आला, खर्चा तो बहुत बढ़ जाएगा। मैं तो इसलिए, देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा सूबे बनाने के हक़ में नहीं हूँ इसी खर्चे की वजह से, और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जितने आपके महकमे हैं, जब आप उनको डिवाइड करने लगेंगे एरिया के मुताबिक। हाँ, हम तो अभी तक 18वीं तरमीम को संभाल नहीं हाँ, असल मसला हम तो अभी तक PWD को वज़ीर आज़म ने करप्शन पे ख़त्म किया था, बहुत अच्छा फैसला था। मगर आज पिम्स के अंदर PWD बोल रही है जिस जगह ये बच्चों का किया है, पुरानी बिल्डिंग है, उसकी रिपेयर शिपेयर, जब वो वाकया इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता लगा जी PWD ने करनी थी, वो तो भी है नहीं, तो कोई भी नहीं करता। बिल्कुल ये कोई नहीं करता। ये ना देखिए,
अच्छा कर्नल साहब, यहाँ एक ब्रेक है। हाँ जी, ठीक है। तो नाज़रीन, ब्रेक कट चुके टाइम है, तो ब्रेक के बाद जो ही आते हैं वापस, तो मजीद जो है हमारे मौज़ूआत उन पे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम कर रहे थे बद इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेसी की अटकेलियाँ और हठधर्मियाँ, और ये जो वज़राए आला और वज़राए आज़म को गलत अदाद व शुमार बता के नीचे नीचे काम डाल जाते हैं। मैं समझता हूँ अब आंखें खुली रखना पड़ेंगी आवाम को और सियासतदानों को। अगर ये नहीं करते तो फिर दरमियान में ब्यूरोक्रेसी अपना काम दिखाती चली जाएगी और हम भी नाहक जो है वो गरीब और मस्कीन जो है वो इनके गुनाहों का खमियाजा भुगतते रहेंगे। तो अब मैं बात करूंगा, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर जो धरना जारी है जमात इस्लामी का, वो आज 11वां रोज़ हो गया उसका। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डे बाय डे पेट्रोल जो है वो कभी 5 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये कर करके 25-30 रुपये तो बढ़ा चुकी है गवर्नमेंट। तो अब इसका कर्नल साहब, ये क्या गवर्नमेंट यानी या तो क्रेडिट नहीं देना चाहती जमात इस्लामी को? पहले उन्होंने रिड्यूस किया था पेट्रोल, तो जब से धरना हुआ है 2 रुपये, 4 रुपये, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर मैं अर्ज़ करूँ, जमात इस्लामी ने तो बड़े बरवकत सही फैसला किया। उससे पहले हाफिज़ नईम साहब ने काफ़ी जलसे करके साउंड भी करते रहे लोगों में दुख दरने से पहले। मगर ये कि ऐसे वक्त पे आ गया है जबकि ईरान की और यूएस की टेंशन हकीकतन कम नहीं हुई, ज़्यादा हो गई। अच्छा। हाँ जी, देखिए ना, उन्होंने रेड सी भी होतियों ने क्लोज कर दिया, इधर भी क्लोज कर दिया। अभी उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितना का रोल अदा कर सकती है, कितना नहीं कर सकती, अभी तो ओवरऑल सारी दुनिया ही इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा। मगर मैं फिर एक चीज़ कहता चलूँ, हम एक काम कर सकते हैं, हमें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर इत्मीनान में लेना है या नहीं लेना, मगर हमारे बॉर्डर से, ईरान के बॉर्डर से 30% डीजल हर रोज़ आता है। बिल्कुल आता है, स्मगलिंग का आता है। और उधर वो 70 रुपये से कम, वो बल्कि 8 रुपये लीटर भी लोगों को मिलता है सब्सिडाइज्ड बॉर्डर पर, मगर मैक्सिमम कीमत उसकी 70 रुपये लीटर है। हमारे लोग 70-75 के दरमियान लाते हैं, उसको जानबूझ के कागजों में कस्टम के गलत डिक्लेयर करते हैं। हाँ, उसको हाइड्रोकार्बन की वो शक्ल करते हैं ताकि टैक्स पूरा ना देना पड़े। बिल्कुल ठीक है, यानी उसको बी ग्रेड, उसको सी डी ग्रेड करके ऐसे इस किस्म का डालते हैं कि जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की वो, कि जिसके अंदर वो डीजल भी ना समझ आए और वो टैक्स भी कोई ना लगे। कस्टम वालों की दिहाड़ी तो बिलियन में लग रही है, और ना लगवाएं, आपकी मेहरबानी। स्मगलर सारे भी ट्रिलियन में चले गए हैं, और ओएमसी भी सारी रच गई है। नहीं तो जब आपका DGISPR या सर मैं अर्ज करता हूं, इनके ऊपर बात करते हैं सर, तो फिर उधर से वो अपना आप दिखाना शुरू कर देते हैं स्मगलर। सर मैं अर्ज करता हूं, देखिए बात ये है कि और ये भी मैं बता दूं, टेररिज्म BLA इसी स्मगलिंग से पल रही है। हिस्सा लेते हैं, ये हिस्सा देते हैं, बता लेते हैं। बड़ा अच्छा किया फौज ने कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई पहले, कोशिश भी कम हो गया। मगर जितने दिन ये स्टेट ऑफ हुर्मस और बाब अल मंदब बंद है, उतने दिन तो उनको साउंड करके आप उधर सिर्फ एक ही रूट नहीं है आपका, आपके 4-5 रूट हैं। हमारा लंबा चौड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनको सबको कंट्रोल करें और बहुत ऑनेस्ट अफसरों से करें, पूरा टैक्स लगाएं जो लगाना चाहते हैं। देखिए ना, अगर आपको इधर से 70 रुपये आ रहा है, उधर से आपको इंटरनेशनल रेट के ऊपर 300 पे आ रहा है, तो बच्चों तो अपने आप की आपको 250 की होगी। सरकार को तो वही 100-125 रुपया मिलना है जो आप उसके ऊपर लेवी लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उधर से भी मिलना है, वो शिपमेंट में भी मिलना है, वो इधर भी ले लें। वो आप अपना पूरा लें, और जब आप इधर से खोलेंगे
तो वो तो अपने आप गिर के 200 पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं करते? कर दें। इसके अंदर जो रुकावटें हैं या जो आपको कोई इसके अंदर परेशान करती हैं चीज़ें, वो सारी सॉल्यूबल है, सब हल हो सकती हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद नहीं आना चाहती तो फिर भी बहुत तरीके हैं लोगों को रिलीफ देने के। ठीक है, मैं इधर ही बस करता हूँ। अच्छा, ये तो ज़ाहिर रिलीफ देने के तो बहुत तरीके हैं, देना चाहें तो। तो अब सिचुएशन ये है कि यहाँ जो आपने इंटरनेशनली बात की है, तो हम स्पेसिफिकली ज़रा जमात इस्लामी के ऊपर आ जाएं। उनका एहतजाज अपनी जगह पे, ये एहतजाज करना आज महंगाई के दौर में इतना आसान नहीं है। इसके लिए फंड्स भी दरकार हैं, मैन पावर भी चाहिए, वहाँ वॉशरूम्स वगैरह डेवलप किए गए हैं, वहाँ इन्होंने ख़र्चा हो रहा है डेली बेसिस पे, आना जाना, मसरूफियात मुअत्तल हैं। और मुझे बताइए कि जमात इस्लामी में इतना दमखम है कि इसको लिंगर ऑन कर सके मज़ीद? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि जमात इस्लामी के फंड्स की पोजीशन जो है वो तो कोई इतनी बड़ी अमीर जमात नहीं है। वो तो आप उनको देख लें, उनके अमीर को देख लें, उनके नायब अमीर को देख लें, लियाकत बलोच साहब को, मेरे हमसाए हैं, साथ ही रहते हैं। मैं उनको पिछले 50 साल से देख रहा हूँ, जब वो फाजत कॉलोनी में रहते थे, वो और उनके बच्चे और घर का उनका रहना सहना, और भी जमात इस्लामी के जितने भी लोग, अमीरुल अजीम साहब थे, आप एक एक को देख लें, आपको ये नहीं नज़र आता कि इन्होंने लुटो और फुटो करके, मतलब लेविश स्टाइल नहीं है। नहीं, लेविश स्टाइल को छोड़ें, बिल्कुल गुजारे माफक ओरिजिनल टोटल हक हलाल की नज़र आती है। ठीक, अगर ये नज़र आती है तो फिर जमात इस्लामी के पास तो इतना ही बड़ा है कि हफ्ता 10 दिन जो उन्होंने गुजार दिए, इससे ज़्यादा नहीं। पर हम उनके शुक्रगुजार इसलिए हैं कि बजाय इसके कि आप आग लगाते, आप ट्रैफिक लाइटें तोड़ते, आप जगह जगह लोगों की ट्रैफिक बंद करते कि और गवर्नमेंट को जल्दी एक दिन में ही हिला देते, तो कोई फौरी तौर पे आपके पास पहुंच जाता नेगोशिएट के लिए कोई फार्मूला, वो आपने नहीं किया। बिल्कुल ठीक। मगर आपने जो रास्ता अपनाया है कि आपने ना आवाम को तकलीफ़ दी है ना किसी को दी है, और आपने धरना भी अपना किया है। मगर मैं ये अर्ज़ करूं कि आपका धरना मीडिया पे पाकिस्तान में कोई ख़ास किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। मीडिया वाले भी ऐसे लिफ्ट नहीं कराते, वो भी आपको पता है। तो लिहाजा इसने हो नहीं जानता, करना पैंदा है, करना तो आपके पास ये करने के लिए, मीडिया को खुश करने के लिए भी वसाइल नहीं है। तो मेरा ख्याल है जितना हो गया, मुल्क सारे को तो पता चल गया है कि महंगाई का। और लेकिन जी वो तो एक चीज 29 को बलूचिस्तान में वो हदायतुर रहमान साहब जो उनके वहां पे, मैं एक अर्ज करूं, बलूचिस्तान में धरना देने जा रहे हैं। मैं अर्ज करूं, हदायतुर रहमान साहब का धरना अगर उन्होंने ग्वादर में या किसी और जगह दिया तो वो ठीक ठाक होगा। गवर्नर हाउस, बिल्कुल वो ठीक ठाक होगा। मैं अभी बता दूं तो उससे पहले मेरा गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट जो रिलीफ दे सकती है, जो रिलीफ, इनको बुला लीजिए, इनको मिल लीजिए। और अली परवेज, आप बहुत कॉम्पिटेंट नहीं, इनके धरने में आ जाए, लौरिये हो तुसी भाई। और नहीं तो वो वैसे भी बड़े समझदार किस्म के, खाओ आगे बैठ के समझदार किस्म के और कॉम्पिटेंट किस्म के मिनिस्टर हैं, वक्त जाया ना करें। आज आके नेमू रवान साहब और उनकी टीम को मिले और कोई इसका हल निकाले और धरना खत्म करवाएं। नहीं, कम से कम देखें ना, कोई आप 30-35 रुपए का तो रिलीफ दे सकते हैं, वो तो आपके हाथ में दे सकते हैं रिलीफ। आपको कोई सो वट, अगर आपको अपनी सब्सिडी 100-125 की बजाय 70 रुपए पे लानी पड़े, ले क्या फर्क पड़ता है। दूसरी ये भी इज्जत दें कि उन्होंने कोई गमले नहीं तोड़े, कोई और हेरा फेरी। और ऐसे वक्त में मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जब फजलुर रहमान साहब जो अपनी गुफ्तगू में अंदाज और जो लैंग्वेज और धमकियाँ, वो बहुत ही नामुनासिब, एग्रेशन जो उनका है, जो एग्रेशन वो शो कर रहे हैं, उसकी कोई वजह नहीं है। और उनको पता है कि उनके दोनों सूबों में, KPK में भी और बलूचिस्तान में भी, दहशतगर्दी के हालात वाक़यात क्या हैं। ये टाइम है उनका कि वो गवर्नमेंट की मदद करें। ये टाइम नहीं है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करें। और आगे वो जो कंपोजिशन बना रहे हैं PTI के साथ मिलके, वो भी कोई मुनासिब नहीं, उससे भी मुल्क को नुकसान पहुंचे, उनको पता है। अच्छा नाज़रीन, एक और बात है, मैं कर्नल साहब से पूछूंगा कि इस मुल्क में रिवाज पड़ गया था सड़कें बंद करने का और चौराहे बंद करने का, और वहाँ कई दिन बैठ के लोगों का जो है जीना हराम करना, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ना, इस तरह का रिवाज पड़ गया था। लेकिन जमात इस्लामी जिस तरह का एहतजाज कर रही है,
वो बता रही है कि पुरअमन तरीके से भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, पुरअमन तरीके से भी अवामी हकूक की बात की जा सकती है, पुरअमन तरीके से भी जो 12 रबीउल अव्वल जैसा दिन जो है वो धरने में सीरत कॉन्फ्रेंस के तौर पे मनाया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है नाजरीन, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो कर्नल साहब, ये जिस तरह का रवैया हुकूमत को भी तो चाहिए ना, इस तरह के रवैये को अप्रिशिएट करे। ये एक रिवाज पढ़ने जा रहा है कि बगैर तोड़ फोड़ के भी हुकूमत जो है वो बात सुनती है। तो इस रिवाज को, इसको अप्रिशिएट करें और इसके धरने में जाके वहां पे इनके साथ बातचीत करके धरना इनको इज्जत के साथ रुखसत करें वहां से। ये आप मशवरा क्यों नहीं देते? जी, मैं अर्ज करूं कि मैं तो नाम ले के अली परवेज और बल्कि शहबाज साहब को भी मैं गुजारिश करूंगा कि शहबाज साहब भी इतना टाइम तो आप नहीं कभी नहीं लगाते, कभी गुजारते होते, और जमात इस्लामी आपकी इज्जत भी बहुत करती है, और साद रफीक जैसे लोग, और साद रफीक तो है ही, जो मुझे लगता है बाज़ औक़ात जमाती हैं, उनका पहला कोई जो उनका है वो जमात इस्लामी, पहला रोमांस जमात इस्लामी स्टूडेंट यूनियन में, मगर वो रोमांस उनका खत्म नहीं हुआ। ये भी मैं अर्ज करता था, उनको भी वो भी दरमियान में जब भी मौका मिलता है ज़रूर जाके कोई अच्छा काम कर लेते हैं या कोई बात कह देते हैं। तो मेरी बात ये है, गुजारिश ये है शहबाज साहब से भी और बड़े मियाँ साहब से भी, इवन बेटी मरियम से भी, कि आप लोग फौरी तौर के ऊपर जमात इस्लामी को मिलिए और मामला सीधे कीजिए। ये भी मैं अर्ज करूँ, वक्त ऐसा है, नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। आगे डेवोल्यूशन के लिए भी, आगे सूबों के लिए भी, आगे बेशुमार चीज़ों के लिए भी, इधर ट्रेनिंग के लिए ना टीचर ट्रेन है, ना डॉक्टर ट्रेन है, ना स्टाफ ट्रेन है, ना लोग काम करते हैं। बच्चों की वार्ड पे ताले लगा के 2 घंटे, खुदा का खौफ करें, कौन उधर नर्स ड्यूटी पे थी, कौन स्टाफ ड्यूटी पे था, या कि कोई भी नहीं था, ठीक, कौन डॉक्टर ड्यूटी पे था, क्यों नहीं अभी तक सामने? अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने पूरी बात खोल के रख दी कि जी टेंशन जो है वो बजाय रिलीज होने के, ख़त्म होने के, अमन की तरफ जाने के, वो थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि फील्ड मार्शल को क्यों जाना पड़ा है ईरान में दोबारा? ये ज़रा काइंडली देखिए, अमेरिका ने जो इस वक्त प्लान तैयार किया है वो बहुत ही शदीद इकोनॉमिक कोलैप्स करने का है। ईरान का जंग के बाद ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, और कैसे वो उसने नुकसान के बावजूद भी वो कौम इतनी बहादुर और इतनी मैं कहूँगा निडर कौम है कि वो सस्टेन कर रहे हैं अभी तक। बात ये है कि अगला जो फेज़ आना है उनके ऊपर इकोनॉमिक कोलैप्स का, वो खुद भी कह रहे हैं कि उससे पहले मामला ठीक हो जाने चाहिए। ट्रम्प साहब के लिए भी और अमेरिका के लिए भी ये बेहतर है, मरो या मारो की पॉलिसी से पहले। वो तो मरते रहेंगे मगर सरेंडर नहीं करेंगे। तो आप बेवकूफ़ी व्हाइट हाउस में बैठ के क्यों वक्त गुजार रहे हैं? ठीक, आपका इलेक्शन पास आ रहा है, आपकी पब्लिक इस वार में नहीं है, अमेरिकन पब्लिक इस वार में नहीं मुखालिफ है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट और प्रेजेंट गवर्नमेंट यूएस, आपका वोट बैंक बहुत गिर गया है। आप 30% वोट लेके इलेक्शन में जाएंगे क्यों? और अगर आप ये सोचें कि कोई मौजज़ा हो जाना है और उसके बाद आप एकदम विक्टोरियस होके उसमें चले जाएंगे, नहीं। ये हाल, ये सूरत हाल, ये मॉनिटरिंग पिछली 150 दिन से ऊपर हो गए हैं इस जंग को। वो तो एक बच्चे को, 6 साल के बच्चे को भी अमेरिका में भी पता है, ईरान में भी पता है, सारी दुनिया में पता है कि कौन जीता हुआ है, कौन हारा हुआ है, कौन मुश्किल में है, कितना का मुश्किल में है। तो मैं इस चैप्टर को बंद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आपको शहबाज साहब ने और फील्ड मार्शल ने MOU दिया, उस MOU को कैंसिल ना करें, उससे रास्ता निकालें। ठीक है, और रास्ता कैसे निकलेगा? ओमान को और ईरान को ये मुतफिका तौर पे अभी लेन बना रहे हैं हुर्मुज़ को खोलने के लिए, उसको आप स्पॉन्सर करें,
ठीक। आपकी, मैं समझता हूँ आपकी राय के बगैर नहीं बना रहे, आपकी मर्जी उसमें शामिल है, उसको जल्दी फाइनलाइज कर लें और उसके बाद बोल्ड डिसीजन लें। ट्रम्प साहब, बोल्ड डिसीजन का वक्त है, आप बेहतर हो जाएंगे, जो ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी एक आध महीने में ही। हर रोज़ अच्छी खबर जो है, या अमेरिकन लोगों की जो रिलीफ मिलेगी उनको फ्यूल में, बाकी चीज़ों में, महंगाई में, वो आपको पॉजिटिव पॉइंट देगी। आप फौरी तौर पे फैसला करें, लंबा ना करें, लंबा करने से नुकसान होगा, गलतफहमियाँ होंगी। नहीं तो फिर ये बताएं कि वो तो आपने पैगाम दे दिया ना ट्रंप को, तो अब ईरान के साथ क्या ऐसी निगोशिएशन हो रही हैं, या ईरान को क्या कोई पैगाम बता रहे हैं वो अमेरिका का, या क्या कोई ऐसी नाजरीन के लिए बताएं कि जो कोई अच्छी खबर या कोई अमन की जो। देखिए, मैं अर्ज करूं, ईरान के साथ फील्ड मार्शल के ईरान में जाने से पहले जनरल वहीदी से भी उनकी टेलीफोन पे बात हुई, प्रेसिडेंट से भी हुई, फॉरेन, सब 1-to-1 फील्ड मार्शल से और शहबाज साहब से मामलात करते रहे। मामलात पॉजिटिविटी की तरफ गए। ट्रम्प साहब खुद भी रिंग करते रहे, उनके बाकी वाइस प्रेसिडेंट, बाकी लोग भी ऑन बोर्ड है, सारे ऑन बोर्ड है। हर बंदा मामले को टेबल के ऊपर हल करना चाहता है। एक तो गुजारिश ये है कि वो जो आप रोज़ कोई ना कोई लिख के, या आपका स्टाफ लिख के कोई सख्त बात करता है, वो कोई बंदा ना, एहतियात कीजिए, अपना इत्मीनाद बहाल करें, दोनों साइडें बैठ के इत्मीनाद बहाल करें। जो आपने उनका गबन किया हुआ है और अभी तक रोक के बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आप अपनी तो नाकाबंदी भी उठाएं, उनको उनके रकम वापस करें, उनको उनके साथ अच्छे होके देखें। अभी एक पॉलिसी मैं अर्ज करूं, अमेरिकन और नेटो कुछ देर के लिए ईरान को विन ओवर करने की पॉलिसी पे अमल करें, देखें क्या होता है 2 महीने। हाँ बिल्कुल ठीक है। इजराइल भी, इजराइल, आप अपनी नेतन्याहू, अपने मुल्क की सिक्योरिटी और अपने अवाम की खुशहाली को पहली तरजीह दो, बातचीत के जरिए अपनी कुर्सी बचा के तो जंग को लंबा करना और जंग कैबिनेट को लंबा करना और ना करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जो अवामी जो राय है वो कह रहे हैं कि जी हम पूरी दुनिया के अमन के अलंबरदार बन के उभरे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो गरीब अवाम के मसाइल हैं उनके हल के लिए क्यों इस तरह मुतहर्रक नजर नहीं आती जो सरकार है? देखिए, मैं अर्ज करूं शमसी भाई, हम लोग बंधे हुए हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से। हम उसी के फ्रेमवर्क में और जमहूरियत के फ्रेमवर्क में आपकी अदारों ने काम करना है। ठीक है। जब उन्होंने उसके साथ काम करना है, कोलेशन गवर्नमेंट है, अकेले वोट पूरे नहीं है, नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी। देखिए, मामलात इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं। अभी आज आपका MKM का, आपके पास मैंडेट इतना नहीं है। आज मैं अर्ज करूं, आज आपका, आज के दिन में MKM का सबसे काबिल तरीन मुस्तफा कमाल हेल्थ मिनिस्टर हो के आज उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है सारे मीडिया से, और सही मांगा जा रहा है, और वो कवर कर रहा है, उसको कवर नहीं कर, मैंने उसका सुना है सारा। नहीं बल्कि कवर नहीं कर रहा, वो ओवर हो रहा है, वो जो भी हो रहा है, मगर वो मुझे लगता है कि शायद स्टेज ही ना आ जाए कि उसको भी इस्तीफा देना पड़े, तो और परेशानी कोलिशन गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। तो जो फजलुर रहमान कर रहे हैं वो भी सामने है। तो मैं मुख्तसर बात ये करूंगा कि सियासतदान और सियासी निज़ाम और ये मौजूदा स्टेटस को, इसकी जड़ें बहुत लंबी हैं, ठीक है, मगर ये जड़ें जो है ना, ये इतनी लंबी हो गई हैं कि नीचे अवाम को ये खुदकशी पे मजबूर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। 2-3 बातें कर्नल साहब ने की हैं कि जो अपने अफवाज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाले, जो स्पीचेस में आवाम को भड़काने वाले बाज रहें, क्योंकि अगर आप अपने मुहाफ़ज़ों और अपने मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता। और फिर जब आप गुफ्तगू करते हैं, कहते पहले सोचें फिर बोलें, फिर तोलें फिर बोलें, और यहाँ तो मुंह खोलते हुए देखा नहीं जाता, आग के अंगारे निकाले जाते हैं। मैं एक शेर आप लोगों की नज़र करता हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले कि फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना पर्दाज खामोशी से कलाम अच्छा। आज तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान
जिंदाबाद।